एक दो अगर मैं आपको की हाइलाइट्स बताऊं ना, तो आप ये देखिए कि जो हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट आप जानते होंगे बेसिकली जो घाटा होता है या फिर जितनी हमें टोटल बोरिंग्स करनी होती हैं वो हमें देखने को मिलेगा कि लगभग 5.1% ऑफ जीडीपी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आपका कितना खर्चा हुआ माइनस कितना पैसा आ रहा है, वो आपका 5.1% ऑफ जीडीपी देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड टैक्स स्लैब्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। चलो थोड़ा स्पीच के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या क्या इन्होंने मेजर बातें करी। देखिए जब इन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट करी उसके अंदर उनका एक इंपॉर्टेंट बात थी कि पिछले 10 साल की अगर हम बात करें ना, 2014 से लेकर 2024 के बीच में यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था ने बहुत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की है। 2014 के समय के ऊपर ना इंडिया की इकोनॉमी की जो हालत थी और जो आज का हालत है उसमें काफी सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि आज के समय इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एंड आने वाले सालों के अंदर हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 2014 में हम दुनिया की 10th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, तो अपने आप में काफी प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिली है। एक बात तो ये, ऊपर से ना इन्होंने कुछ और डिस्कशन भी किया जो काफी इंटरेस्टिंग था। इन्होंने बात करी 4 कास्ट के बारे में। सर कास्ट के बारे में इकोनॉमी के अंदर डिस्कशन कैसे आ गया? देखो कास्ट वो नहीं कि ये बंदा ब्राह्मण जाति का है या इस जाति का है, नहीं। यहां पर इनका कास्ट का मतलब था 4 कास्ट का। एक था गरीब वर्ग, एक थी महिलाएं, एक हमारे युवा और एक है किसान। दरअसल में इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को कोट किया एंड उन्होंने बोला कि हमारी सरकार ना इन 4 जातियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, जहां पर गरीब, आपकी महिलाएं, युवा और कहीं ना कहीं आपके जो फार्मर्स होते हैं। तो इनकी एस्पिरेशंस, इनकी जो जरूरतें होंगी वही हमारे जो कंट्री है उसकी ग्रोथ की दिशा को डिटरमिन करती हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात करी कि हमारी जो सरकार का कोशिश है वो ये है कि 2047 तक हम डेवलप्ड इंडिया यानी कि विकसित भारत को बनाना चाहते हैं। एक्चुअल में ना इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। इन्होंने ये बोला कि जब हम 2014 में मोदी जी की जो पहली बार की सरकार बन के आती है उस टाइम उनका लक्ष्य क्या था? सबका साथ सबका विकास, ये उनका विजन था। पर 2019 में जब दूसरी बार चुनकर आए तो साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी इसमें जुड़ गया, तो सबका साथ सबका विकास क्या बन गया? सबका विश्वास बन गया। पर अब क्या हो रहा है? अब सब लोग साथ में जुड़ रहे हैं। आपकी डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, सब तरह के लोग यहाँ पे साथ में जुड़ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? सब मिलकर साथ में प्रयास कर रहे हैं। तो अब हमारी सरकार का क्या सपना है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये बात बोली है और इन्हीं चारों से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के माध्यम से ना हम 2047 तक एक विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया बन जाएंगे। ऐसा यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी का यहां पे कहना था। ठीक है ना? तो प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। साथ ही साथ इन्होंने बात करी कि हमारी जो सरकार है वो पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। इसका अर्थ क्या है? देखो डेवलपमेंट ना एक तो होती है ग्रोथ, एक होती है ग्रोथ और एक होती है आपकी डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, इसका मतलब सिर्फ हम यहाँ पे ना सिर्फ जीडीपी वगैरह देखते हैं कि कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पर डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका गरीब से गरीब इंसान भी है, जो अंत्योदय है, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी का कहना था कि हमारी डेवलपमेंट है ऑल राउंड, ऑल परवेजिव एंड ऑल इंक्लूसिव, यानी कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। तो सबको यहां पे इंक्लूड किया जा रहा है इस डेवलपमेंट के अंदर। कुछ इन्होंने यहां पे एग्जांपल दिए, जैसे अगर हम बात करें फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, हेल्थ के अंदर हो, सड़कें हो, कोई भी इस तरह से, या फिर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका बेनिफिट सब लोगों को यहाँ पे मिला है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसके माध्यम से आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूपीआई का एग्जांपल ले सकते हो। जीएसटी के आने से आपका टैक्स बेस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ लोगों की सेविंग्स बढ़ी हैं। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीके यहाँ पे यूज किए गए हैं। और जब हम बात करते हैं ना देश के विकास की, तो देश के विकास में पहले सिर्फ कुछ ही राज्य थे जो शायद आगे थे, पर अब गुजरात भी चल रहा है, तो साथ ही साथ आपके जो आपका मेघालय भी चल रहा है। अगर आपका बिहार साथ में है तो कहीं ना कहीं आपका महाराष्ट्र भी साथ में है। तो इस तरह से ना नॉर्थ ईस्ट भी हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सब के सब जो हैं सारे स्टेट्स यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इसके अंतर्गत हैं। बाकी आप जानते हो गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी यहाँ पे है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ग्लोबल कैपिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज को भी एक बढ़ावा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ की एरियाज की बात करी गई है या कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं
उनका फायदा ना बॉटम ऑफ द पिरामिड को मिलता है। मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक पिरामिड है मान लीजिए, ठीक है। इसका जो कोई भी हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, चाहे बात कर लीजिए यूपीआई की या कोई भी और टेक्नोलॉजी आपको लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन के टाइम के ऊपर कोविन हो गया, कोई भी इस तरह की चीजें, उसका फायदा गरीब से गरीब यानी कि पिरामिड के बिल्कुल बॉटम में लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, उन तक फायदा कैसा पहुंचे, ये यहां पर हमारा फोकस रहा ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस की बात लीजिए, ठीक है ना, आजकल आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, इन सभी के माध्यम से ये निचले तबके को कैसे फायदा पहुंचा जाए, ये यहां पर सरकार का कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रहा है। अब कुछ फोकस एरियाज की अगर हम बात करें ना, तो एक फोकस एरिया क्या है, गरीब कल्याण। मैंने आपको बताया थे ना 4 कास्ट की यहाँ पे बात करी है, उन कास्ट में एक कौन सी कास्ट थी, वो थी आपकी गरीब कास्ट। तो गरीब के लिए यहाँ पे क्या कहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से लगभग 2,70,000 करोड़ की टोटल सेविंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वहां से लगभग 25 करोड़ लोगों को यहां पर बाहर निकाला गया है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो जनधन अकाउंट आपके खुलवाए गए, उसके माध्यम से सरकार को सेविंग्स हुई। सरकार की सेविंग के साथ साथ ना जो लीकेजेस होती थी कि ऊपर से पैसा दे तो दिया सरकार ने, निचले लोगों तक पहुंचा ही नहीं, तो डीबीटी की मदद से डायरेक्टली उनके खातों में पैसा पहुंचा। इस वजह से क्या हुआ, इससे हुआ क्या, गरीब का कल्याण। तो आपकी जो फर्स्ट कास्ट थी ना, उसको तो आपने प्रॉपर्ली टैकल कर लिया, उनकी जो मुसीबतें थी उनको यहां पर आपने सॉल्व कर दिया। बाकी साथ ही साथ आपके जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनके लिए आप लाए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसके माध्यम से क्या हुआ, इसके माध्यम से लगभग 78 लाख आपके जो स्ट्रीट वेंडर है ना, जैसे आपका चाय बेचने वाला, पकौड़े बेचने वाला, आपके जो न्यूज़पेपर बेचने वाले होते हैं, नाई का काम जो करते हैं, या फिर जो भी इस तरह से आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उन 78 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को ना लगभग बहुत ज्यादा क्रेडिट असिस्टेंस यहाँ पे मिली है। और इस 78 लाख में से 2.3 लाख तो ऐसे थे जिन्होंने तीसरी बार भी क्रेडिट यहाँ पे अवेल किया है। बाकी अगर आप नोटिस करो, जो आपकी पीएम जनमन स्कीम आई थी, जिसके माध्यम से क्या हुआ, आपके जो आर्टिसंस थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आप बात करें ना हेड काउंट रेशो की, तो उसके अंदर एक डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। बाकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक डिक्रीज देखने को मिला, तो यानी कि पॉवर्टी कम करने के अंदर हमने एक अच्छा काम किया है, ऐसा यहाँ पर ये बजट के अंदर बोला गया है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यह भी बोला कि हमारे जो किसान है ना, वो हमारे अन्नदाता हैं, और अन्नदाता का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ना सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, दैट इज पीएम किसान। पीएम किसान के अंतर्गत क्या होता है, हर साल 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं, बेसिकली 2-2 हजार की यहाँ पे 3 किस्तें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके माध्यम से ना लगभग 11 करोड़ 80 लाख किसानों को इसका फायदा देखने को मिला है, तो डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है। इसमें आपके जो छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो आ जाएंगे, तो उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा होगा, तो अपने लिए कुछ इनपुट्स वगैरह वो यहाँ पर खरीद सकते हैं। बाकी आपकी फसलें जो खराब हो जाती थी कहीं ना कहीं किसी भी कारण की वजह से, तो उसके लिए इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मदद से 4 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस का यहाँ पर फायदा मिला है। तो इस तरह से जो अलग अलग आपकी स्कीम्स थी, उसके माध्यम से अन्नदाता की यहाँ पे सरकार मदद कर रही है। आपकी जो ई नैम है, ई नैम का मतलब जो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली जो है, उसके माध्यम से लगभग 1360 मंडीज को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ 80 लाख आपके जो किसान हैं उनको यहाँ पे जोड़ा गया है, और इनको सर्विसेज मिली है लगभग 3 लाख करोड़ की। तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये फार्मर सेंट्रिक जो पॉलिसीज थी, इनकम सपोर्ट सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ जो उनको किसानी के अंदर जो अलग अलग तरह के रिस्क होते थे, उसको प्राइस के माध्यम से एंड साथ ही साथ इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया गया है। नए नए स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया है ताकि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर फील्ड को कहीं ना कहीं आगे लेकर आ पाए। तो ये सारी चीजों ने आपके जो अन्नदाता है ना, जो कि हमारी दूसरी कास्ट थी, पहली कौन सी थी, गरीब, दूसरे थे आपके जो किसान, उनको भी हमने यहाँ पे अकॉर्डिंगली उनकी मुसीबतों को भी कवर कर लिया। और अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो राइस है, राइस के अंतर्गत जो प्रोक्योरमेंट थी वो इंक्रीज हुई है। वीट भी पिछले साल के मुकाबले हम यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे देख रहे हैं। पिछले थोड़ा बीच में डिप भी आया था, पर वापस से एक इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी देखो आपकी तीसरी कास्ट कौन है सर, अरे तीसरी कास्ट है हमारे यूथ, हमारे जो युवा हैं। और युवा को क्या बोला गया है, युवा को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला अमृत पीढ़ी, जो हमारे युवा हैं।
अब यही युवा हैं, देखो कि आने वाले 20-25 साल बाद जो हम बात करते हैं ना 2047 तक हमें डेवलप्ड इंडिया बनना है, वहां पर कौन उनको आगे लेके जाएगा? अरे ये यूथ ही होगा। और यूथ के लिए हमारा क्या मिशन चल रहा है? आपका स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, जिसके माध्यम से 1,40,00,000 यूथ को स्किल किया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको रीस्किल किया गया है, कि ऑलरेडी कुछ स्किल थे पर उसको कुछ नए स्किल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे पिछले 9 साल के अंदर 7 IIT खुले हैं। इसके अलावा 2014 से 2022 के बीच में आपके 15 नए एम्स खुले हैं। और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनमें भी लगभग 400 यूनिवर्सिटीज का हमें एक बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो स्किल इंडिया मिशन हो गया, या फिर आपके ये जो नए नए आपके एम्स IITs का खुलना, एंड साथ ही साथ PM श्री स्कूल्स, यानी कि आपके जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको बेहतर करना, वहां पर बच्चों की ऑलराउंडर डेवलपमेंट करना, क्वालिटी टीचिंग देना, वहां पर उन एरियाज को या उन स्कूल्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना, ये जो ध्यान दिया गया था ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, उसी के माध्यम से हमने PM श्री स्कूल्स को यहाँ पे, दैट इज स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उनको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। एंड उनका जो बजट एलोकेशन भी आप देख पाओगे कि 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,050 करोड़ यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ना तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से लगभग 43 करोड़ लोन्स यहाँ पे दिए गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, जिनकी वैल्यू थी लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसके माध्यम से पता क्या हुआ, जब युवाओं को ये पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे अपना नया रोजगार, वो अपना कुछ स्टार्टअप खोलने की कोशिश करेंगे। और आज के समय के ऊपर अगर हम बात करें ना तो DPIIT जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसके हिसाब से लगभग इंडिया में 1,20,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यह भी बोला है कि आज के समय ना जो यूथ है वो पहले रोजगार मांगता था, अब वो रोजगार दाता हो गया है, तो इनको नाम दिया गया है रोजगार दाता। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यूथ की तारीफ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने और भी करी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूथ हमारे स्पोर्ट्स की फील्ड में भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे जो चेस के नंबर 1 रैंक प्लेयर हैं प्रज्ञनंदा जी, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर जो मैग्नस कार्लसन थे उनके साथ बहुत अच्छा एक मुकाबला भी किया था। एशियन गेम्स के अंदर हमने बेहतर परफॉर्म किया है, एशियन पैरा गेम्स के अंदर हमने बेहतर परफॉर्म किया है। तो यूथ की काफी सारी तारीफ करी गई है। अब आप सोचेंगे सर तारीफ तो होगी सर, पुअर की होगी, आपके किसानों की होगी, आपके यूथ की भी होगी, अब चौथी कैटेगरी कौन है? चौथी कैटेगरी पे भी आते हैं। पहले एक चीज जान लो कि पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का। फिर वाजपेयी जो शास्त्री जी थे ना, शास्त्री जी आप जानते हो, जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1964-1965 के अराउंड, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान, साइंस की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए उसमें जय विज्ञान भी ऐड कर दिया। फिर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसके अंदर जय अनुसंधान को भी यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि जो जय जवान जय किसान था अब वो क्या बन गया है? जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आई होप ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब देखो चौथी कैटेगरी है, दो है हमारी महिलाएं, यानी कि नारी शक्ति। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले ही 26 जनवरी हो गई हटी है, उसका थीम क्या था सर? वो भी तो नारी शक्ति था। बिल्कुल, नारी शक्ति का अर्थ क्या होता है सर? वो होता है वुमेन लेड डेवलपमेंट का। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें ना वुमेन लेड डेवलपमेंट, तो हम सिर्फ ये कहते नहीं है, ये करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल G20 हुआ पिछले साल, बिल्कुल वहां पर भी हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी। एम्पावर, वहां पे भी हमारे अलग अलग तरह के समिट्स हुए जहां पर महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने की बात करी। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्टेम, स्टेम क्या होता है आपका? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो यहां पर इन चारों कोर्सेज के अंदर अगर आप नोटिस करोगे एनरोलमेंट, तो 43% जो एनरोलमेंट है वो महिलाओं का है, जो कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट देखने को मिला है। ये शो कर रहा है कि वुमेन आखिरकार वर्कफोर्स में आ ही रही हैं। और 2017-18 की अगर हम बात करें ना तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 23% था, आज के समय में बढ़कर 37% हो गया है। यानी कि ना अब महिलाएं या तो रोजगार कर रही हैं या रोजगार की तलाश कर रही हैं ज्यादा। पहले तो वो उनको घर पे बिठा दिया जाता था, अब वो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल रही हैं एंड अपने पाँव के ऊपर, मतलब अपनी जो उनका पोटेंशियल है उसको अच्छे से अचीव कर पा रही हैं। बाकी अगर आप नोटिस करो तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो मोमेंटम काफी इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिला है। बाकी साथ में अगर आप नोटिस करो फीमेल की एनरोलमेंट बढ़ी है हायर एजुकेशन के अंदर, एंड उसके साथ ही साथ आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वहां पर भी ना 1 करोड़ महिलाओं को हमने यहाँ पे असिस्ट किया है 83 लाख SHGs के माध्यम से, ताकि वो लखपति दीदीज बन पाए। इसके साथ ही ना
यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जी थे उन्होंने एक दो चीजें और बोली कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1/3 रिजर्वेशन जो लेकर आए हैं, ठीक है ना, महिलाओं के लिए लोकसभा के अंदर, एक ये स्टेप, और साथ ही साथ जब हमने ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, उसको हमने इलीगल किया था, इसके माध्यम से ये सारे जो बेनिफिट्स है ना, और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं घरों की, जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो घर थे वो कहीं ना कहीं महिलाओं के नाम के ऊपर किए गए, तो उसके माध्यम से ना महिलाओं की जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं को और भी हमने सुदृढ़ करने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए कि कैसे कैसे हमने चारों कास्ट, चाहे वो गरीब हो, चाहे आपकी महिलाएं हो, चाहे आपका यूथ हो, चाहे आपके अन्नदाता, आपके किसान हो, उनके लिए हमने क्या क्या कार्य किए हैं, ये यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा बताया गया। अब देखो ये तो बातें होगी कि क्या क्या हमने किया है, ठीक है ना, तो ये तो हो गया बातचीत। अब चलेंगे आगे कि भैया क्या करना है, क्या क्या चीजें हम और कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। देखो एक्चुअल में ना हम अब हमारी ना अमृत काल की स्ट्रेटेजी है, बेसिकली आने वाले 25 साल के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने देश को कहां पर देखते हैं वो हमें फोकस करना पड़ेगा। और एक्चुअल में ना हम जो अभी तक जीडीपी बात करते थे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला यार जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ही नहीं, इसका मतलब है कि आप अच्छी गवर्नेंस दीजिए, आप देश को डेवलपमेंट कीजिए एंड कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस कीजिए। तो अब से हम ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गवर्नेंस की, डेवलपमेंट की और परफॉर्मेंस की। तो हमें इसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और हमारा जो लक्ष्य है मिनिमम गवर्नेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो कहीं ना कहीं इस जीडीपी को अचीव करने के अंदर हमारी मदद करेगा। आओ चलो फिर डिस्कस करते हैं क्या है स्ट्रेटजी अमृतकाल की। तो यहाँ बात होती है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हमारी कमिटमेंट आप जानते हो, प्रधानमंत्री जी गए थे आपके COP 26 में, ठीक है, वहां पर ग्लासगो के अंदर जो समिट हुआ था वहां उन्होंने पंचामृत दिया और उन्होंने बोला कि भैया हम 2070 तक 2070 तक क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे नेट जीरो, यानी कि हमारी जो एमिशन होंगी वो नेट न्यूट्रल हम यहाँ पे 2070 तक बन जाएंगे। इसके लिए विंड एनर्जी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का यहाँ पे इंतजाम है। साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस, इसका फेस्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग करी जाएगी, यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी असिस्टेंस दी जा रही है ताकि हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग हमारे जो भी काम है ना, हम वहां तक अच्छे से पहुंच पाए, ठीक है। तो जो भी पंचामृत के गोल्स थे, तो सरकार उसके लिए पूरी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कदम अक्सर ले भी रही है। साथ ही साथ अगर इसके अलावा देखे जाए ना, तो जब 22 जनवरी को राम मंदिर का आप जानते हो अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ना एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम सूर्योदय मिशन। उसके अंतर्गत क्या होगा, 1 करोड़ हाउस होल्ड को इनेबल किया जाएगा 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। तो रूफ टॉप सोलराइजेशन का ये जो प्रोजेक्ट था, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे प्रॉपर बनाए जाएंगे, एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी की प्रावधान की जा रही है अलग अलग के लिए, एंड इस तरह से नई नई सेविंग्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स यहाँ पे रन करी जा रही हैं। ई बसेस का अडॉप्ट किया जाएगा फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी इसके अंदर। बाकी इसके साथ में अगर आप नोटिस करो तो बायो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बायो फाउंड्री हो गया, इसके लिए नई स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है ताकि एक्चुअल में ना हम क्या कर पाए, हम एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस की तरफ बढ़ पाए। जो हमने टारगेट्स लिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, वो हम अचीव कर पाएंगे। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो आपके जो एलपीजी कनेक्शंस हैं, तो 10 करोड़ से भी ज्यादा प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, सॉरी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं को दिक्कत आती थी जो चूल्हे की वजह से, उसके अंतर्गत एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बाकी 1 करोड़ 30 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की यहाँ पे बात करी गई है, और 36 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी बल्ब्स हो गया, 72 लाख से भी ज्यादा एलईडी ट्यूब लाइट्स हो गया, इनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया अंडर उजाला स्कीम, राइट। उसके साथ में ही अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो नॉन फॉसिल का ना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ना, ये भी शो करता है कि अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात थी बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, जिसके लिए अभी आने वाले दिनों के अंदर एक स्कीम आएगी। तो जब इसके डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, मैं उसके लिए आपके साथ अलग से वीडियो बना भी दूंगा, या प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्कीम आती है। पर अभी बस बोला गया है कि फ्यूचर में ये स्कीम आएगी। बाकी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है, कैसे कहीं ना कहीं हम एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर इनको प्रमोट कर सकते हैं। बाकी इसके साथ में ही ना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की भी यहाँ पे बात करी गई है।
वो किस तरह से सर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे हम कहीं ना कहीं उसको अचीव करेंगे। देखो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी सरकार की कोशिश रही है कि हम ना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रोड बन रही है या ब्रिज वगैरह बन रहा है, इसके माध्यम से पता क्या होगा, या रेलवेज वगैरह के ऊपर, तो इससे बहुत सारे लोगों को ना रोजगार मिलता है। रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, और लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं हमारा एसेट क्रिएट हो गया। तो इसका ना क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और आप सोचो अगर सड़कें बन रही हैं, सड़कें बनने से ना बेनिफिट सिर्फ सड़कों को नहीं हो रहा, आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे वहां पर जो भी रेते की चीज हो गया, या फिर जो भी उसके ऊपर मतलब सड़क बनाने के लिए जो जो अलग अलग स्टील वगैरह चाहिए होता है, इस तरह की जो भी चीजें चाहिए होती है ना सड़क बनाने के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ना हमने रेलवेज के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट किया है, मैं आपको समझाता हूँ। रेलवेज के अंतर्गत ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ से एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है ना, ये है आपका, ये आपका यहां से गुजरेगी क्या, रेल, ठीक है। अब होता पता क्या है, जैसे मान लो कि पैसेंजर गाड़ी भी इसी से जा रही है और आपकी जो गुड्स वाली है वो भी इसी से जा रही है, तो कई बार क्या होता है, प्रायोरिटी जाती है पैसेंजर वाली गाड़ी को, और गुड्स वाली गाड़ी कहीं ना कहीं उसका फालतू में उसको रुकना पड़ता है। अदरवाइज वो क्या करती, वो डायरेक्टली, इसको जाना था डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकती थी। पर अगर मान लो हमने इसके लिए अलग से ही ट्रैक बना दिया, जहां पर सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी, जहां पर सिर्फ फ्रेट का मूवमेंट होगा, उससे क्या होगा, यहां पर हर जगह के ऊपर फ्रेट गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर जल्दी पहुंच पाएगी। जल्दी पहुंच पाएगी तो कॉस्ट कम आएगा, ठीक है। जब टाइम सेव हुआ, कहीं ना कहीं उससे कॉस्ट सेव हुआ, ये सब चीजें सेव होंगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसके अंदर एक कमी देखने को मिलेगी, एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाते हैं। तो इस तरह से ना यहां पर क्या हुआ है, 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक कॉरिडोर्स होंगे हमारे एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स, दूसरे होंगे प्रोट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, और तीसरे होंगे हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। तो इन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर पीएम गति शक्ति, ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को हम बढ़ा पाएं, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाएं, एंड कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसको भी अकॉर्डिंगली हम कम कर पाएं। बाकी कोशिश रहेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे प्रमोट किया जा पाए, एंड आपका जो एयरपोर्ट्स है उनको और एक्सपेंड करें। आपका जो उड़े देश का आम नागरिक, ये जो आपकी उड़ान स्कीम है, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हर इंसान के अफोर्डेबिलिटी उसकी यहाँ पे बढ़ाई जा पाए। ऐसा बताया जा रहा है कि हमने जो एयरपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे पिछले कुछ सालों के अंदर डबल कर दिया है। पहले लगभग 75 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब पिछले 10 साल के अंदर ये 75 से बढ़कर लगभग 149 एयरपोर्ट्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपके टीयर 2 सिटीज हो गया, आपके टीयर 3 सिटीज हो गया, वहां पर उड़ान स्कीम के माध्यम से उन पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स को भी कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर लगभग 517 नए रूट्स ऐड किए गए हैं, जिसके माध्यम से हमने 1,30,00,000 नए पैसेंजर्स को यहाँ पे, उनको यहाँ पे फ्लाइट्स यहाँ पे दिलवाई हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें सिमिलरली, अगर हम रेल की बात करें, तो मेट्रो रेल हो गया, आपका नमो भारत हो गया, इसके माध्यम से ना अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंप्रूव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप रहते हो, इमेजिन करना आप मेरठ में रहते हो और आप काम करते हो दिल्ली के अंदर। अगर देखो आपको या तो ये है कि आप डेली मेरठ से दिल्ली अप डाउन करो, पर वो तो सर टाइम लग जाएगा उसके अंतर्गत। अगर आप दिल्ली में घर लेते हो तो आप रियलाइज करोगे यार एक तो खर्चा बहुत हो रहा है और दिल्ली में वैसे ही बड़ा कंजेशन है। तो एक्चुअल में ना इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर ऐसी सिटीज के अंदर ना ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए मेट्रो रेल, आपके नमो भारत, इनको इंप्रूव कर दिया है, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा भी ना हो कि एक इंसान को दिल्ली रहना पड़े, आप अपने घर मेरठ में रहिए, पर आपकी ट्रांजिशन को, आपके जो मूवमेंट होगी हमने उसको इतना फास्ट कर देंगे कि आप अपने घर पर रहो, शाम को सुबह अप डाउन करो, एंड बड़ी तेजी से आप अपने काम तक पहुंच सकते हो। तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसको हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर चीजें लेकर आई हैं। साथ में अगर और क्या डिस्कशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, देखो कैपेक्स जब हम बात करते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये अब बढ़ना ना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा खर्चा जो हम एसेट क्रिएशन के अंदर कर रहे हैं, वो आता है किसके अंतर्गत, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। जैसे मान लो सरकार सड़क बना रही है, सरकार ब्रिज बना रही है, सरकार रेलवे के ऊपर खर्च कर रही है, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, इनका देखो खर्चा तो आप कर रहे हो, पर ये खर्चा अच्छा खर्चा है, इस खर्चे से लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इसके फायदे हमें आने वाले कई कई सालों तक देखने को मिलेंगे। तो अगर कैपेक्स बढ़ रहा है ना हमारा, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ भी रहा है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि कैपेक्स एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी लगभग आपका 3.5% के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप नोटिस करो, अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, तो ये बढ़ता बढ़ता लगभग
11.5 से 12 लाख करोड़ के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा फॉर FY25 के जो बजट एस्टिमेट के हिसाब से। बाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इनफ्लो है वो भी यहाँ पे हमें डबल होता हुआ देखने को मिला है एज कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन करें 2005 से लेकर 14, ये 9 साल का कंपैरिजन, और फिर अगले 9 साल का 14 से 23 की बात करें तो इन 9 साल के अंदर पहले आया था लगभग $300 बिलियन का FDI, और 2014 से 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग $600 बिलियन का FDI आया है। तो ये अपने आप में FDI में इंक्रीज देखने को मिलता है। बाकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था, एयरपोर्ट्स डबल हो चुके हैं, 74 से 149 हो चुके हैं। एयरक्राफ्ट की मूवमेंट मिलियन टन्स के अंदर वो भी आपकी 50% इंक्रीज हुई है। इलेक्ट्रीफाइड जो रेल रूट था वो 22,000 से डबल से भी ज्यादा हो चुका है, 50,000 किलोमीटर हो चुका है। कार्गो ट्रैफिक की मूवमेंट ये भी लगभग काफी अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिली है। और नेशनल हाईवेज की बात करें तो पिछले 7 साल के अंदर ये लगभग 1 लाख किलोमीटर से लगभग 1,44,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है। तो आपका जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे आपके हाईवेज हो गए, आपके एयरक्राफ्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, रेल हो गया, ये सारे के सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को हमें यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अमृतकाल के अंदर हम ये भी चाहते हैं कि हम अपनी स्टेट्स को कहीं ना कहीं असिस्ट करें ताकि वहां पर डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो ये क्या है सर? ये जीवन ज्योति बीमा योजना है ना। बीमा का मतलब क्या होता है सर? इंश्योरेंस की बात होती है। तो उसके नंबर के अंदर पहले 2018 में ये 1,737 नंबर था पर लैख पॉपुलेशन। अब यहाँ पे इंश्योरेंस वालों की एनरोलमेंट कितनी हो गई है? 13,000 तक पहुंच गई है। और उसी तरह से महिलाएं जो एंटीनेटल केयर के लिए रजिस्टर करती हैं, एंटीनेटल मतलब बच्चे का जन्म से पहले का जो समय होता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो 100 में से पहले लगभग 68 महिलाएं यहाँ पर रजिस्टर करती थी। अब ये नंबर लगभग बढ़ के 90% हो चुका है। तो यानी कि ना हेल्थ सेक्टर के अंदर आप बात करोगे, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बात करोगे, वहां पर भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इवन साथ में यहाँ पे ये भी नोटिस करो कि जो बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है उसके लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन इंकरेज करी जा रही है फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स वाली जो बच्चियां होती हैं, तो उनको भी यहाँ पर इससे एक बेनिफिट हम देखने को मिलेगा। साथ में ही इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को यहाँ पे इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो उसका फायदा भी यहाँ पे इनको मिल जाएगा। साथ में अगर आप इसके देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है मिशन इंद्रधनुष के लिए ताकि जो वैक्सीनेशन हैं उनको यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड किया जा पाए। एंड लास्टली हेल्थ कवरेज के लिए आपके जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर वो यहाँ पर आपकी जो आशा वर्कर हैं, आपकी सोशल हेल्थ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे इनको एक्सटेंड किया गया है। तो हेल्थ सेक्टर में भी हमने बहुत सारी जो कवरेज है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। बात करें अगर हाउसिंग की तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम नया जो टारगेट था 3 करोड़ हाउसेस का, हम बिल्कुल वहां पे पहुंचने वाले हैं अंडर द ग्रामीण वाला कंपोनेंट। और 2 करोड़ ने और हम यहाँ पे उनका टारगेट एडिशनली हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 2 करोड़ और घर बनेंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी ग्रामीण के अंतर्गत। बाकी मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना, एक स्कीम यहाँ पे है हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास की। बाकी आवास योजना के अंतर्गत अगर एलोकेशन की बात करें तो पहले यहाँ पे 23-24 के लिए 80,000 करोड़ से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं है, माइनर सा इंक्रीज यहाँ पे एलोकेशन का देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ देखो टूरिज्म की, क्योंकि टूरिज्म भी आप जानते हो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ना लक्षद्वीप की भी यहाँ पे बात करी कि हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, तो वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, नई नई अमेनिटीज़ बनाई जाएंगी आपके अलग अलग आइलैंड्स के अंदर। तो जब इस तरह से लक्षद्वीप जैसी जगह के ऊपर हम इस तरह की अमेनिटीज़ को बनाएंगे उससे वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी भी ना कहीं बूस्ट होगी। यहाँ पर ना इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया G20 का। देखो G20 की मीटिंग सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई, आप जानते हो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुई सर, वहां मणिपुर में भी हुई, और भी अलग अलग एरियाज के अंदर इसकी अलग अलग मीटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो ये 60 से भी ज्यादा प्लेसेस के अंदर इस तरह की मीटिंग्स बताना हमारी कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है ना उसको बताता है। बाकी टूरिज्म के अंदर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी जैसे दिल्ली के अंदर हमने जब G20 था तो आपकी मीटिंग्स के लिए आपके जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, ऐसा जो टूरिज्म होता है उसको माइस टूरिज्म बोला जाता है। तो इस तरह के टूरिज्म को भी हम और प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझना, जैसे मान लो IPL का ऑक्शन होना है, अब IPL ऑक्शन होगा या फिर IPL की टीम्स आ रही हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, बहुत सारे एग्जीबिशंस वगैरह लगेंगे, तो वहां पर इस तरह के टूरिज्म को भी हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए क्या होगा,
पोर्ट कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी, साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे आपकी सरकारों को, राज्य सरकारों को, ताकि वो फाइनेंसिंग कर पाए इन सभी, मतलब उनको यहाँ पे पैसे मिल पाए इस तरह की चीजों के लिए। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यहाँ पे प्रमोशन किया जा रहा है। बाकी बात करें अगर हम एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की, तो ये तो देखो हमारा एक मेन सेक्टर बन जाता है। रीजन बीइंग कि अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो देश में बाकी जो सेक्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे। उसी के लिए ना हमने कुछ यहाँ पे स्टेप्स की बात करी गई है, जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों को प्रमोट करेगा इन द पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। यानी कि आपका, आप जानते होंगे कि हमारा प्रोडक्शन के बाद ना स्टोरेज और प्रोसेसिंग, या आपका स्टोरेज कह लो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कह लो, ये अच्छा ना होने की वजह से ना बहुत बार क्या होता है, हमारी जो फसल है वो खराब हो जाती है। पर हमारा फोकस है कि हमारे किसानों की हम इनकम को बढ़ाएं। उसकी वजह से हम यहाँ पे, जैसे हमारी जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसको यहाँ पे हम और एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इसने लगभग 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट भी किया है, पर हम चाहते हैं कि इसके बेनिफिट्स आगे भी यहाँ तक पहुंच पाए। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, जो नैनो डैप, एक्चुअल में क्या है ना, आपने नैनो यूरिया का नाम सुना होगा। एक तो होता है यूरिया, एक होता है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया की मदद से पता क्या हुआ, जैसे नैनो स्केल पे जब हम चीजों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। जैसे अगर आपको मान लो यूरिया चाहिए ना, तो यूरिया की ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी, पर आपने नैनो स्केल के ऊपर जाके यूरिया को यूज किया तो उसकी क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी। उसी तरह से जैसे यूरिया के माध्यम से हम नाइट्रोजन अपनी मिट्टी को देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे पास होता है डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो सिमिलर चीज ना नैनो डैप भी इस तरह से यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, ताकि अकॉर्डिंगली ये बेनिफिट भी हमारे किसानों तक पहुंच पाए। बाकी उसके अलावा ऑयल सीड्स के अंतर्गत जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये इस तरह के हमारे जो ऑयल सीड्स होते हैं ना, इसके अंदर अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। हमें बहुत सारे ऑयल सीड्स कहीं ना कहीं इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। उसके लिए यहाँ पे आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया है, ताकि हम यहाँ पर भी अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंस है, मतलब जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उसको खत्म कर पाए एंड अपने आप पे आत्मनिर्भर बन पाए। बाकी डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया, आपका नेशनल लाइव स्टॉक मिशन हो गया, इन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, पर हम ना चाहते हैं कि हमारे डेयरी फार्मर्स को और बेनिफिट हो। दुनिया में अगर हम बात करेंगे ना मिल्क प्रोडक्शन की, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पर ऐसा पता क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे मिल्क एनिमल्स हैं, पर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। यानी कि अगर हम बात करते हैं दूध की, तो दुनिया में कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है? द आंसर इज इंडिया। पर एक पशु हमारे यहाँ पे कितना दूध देता है? वो बहुत कम है। तो हमें इस प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, इसी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट इसको यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है उसके द्वारा ये रन किया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना हम चाहते हैं कि अभी जो फिशरी सेक्टर के अंदर लगभग हर साल 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, हम इसको बढ़ाकर 1 लाख करोड़ कर दें। ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को इस तरह से रिवैम्प किया जाएगा। बाकी 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स को भी यहाँ पे सेटअप करने की बात कही गई है। बाकी डेफिनेटली अमृत काल है, ये हमारा कर्तव्य काल होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, देखो 75 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, हम चाहते हैं 100 साल की तरफ बढ़ना, पर हमारा भी कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य मतलब हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हमें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा। हमें अपने आप को कमिट करना पड़ेगा कि हम इस देश की तरक्की के लिए हम सारे काम यहाँ पे करेंगे। कंट्री ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे टेकअप करेंगे एंड देश के विकास के अंदर अपना अपना सब लोग योगदान देंगे। तो इस तरह से आप नोटिस कर पा रहे हो, ये बजट एलोकेशन हमारा इंक्रीज हुआ है। चाहे ब्लू रेवोल्यूशन के लिए देख लो, आपका प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के अंतर्गत देख लो। देखो ये सारा जो डेटा वगैरह है ना, इसके अंदर दिया गया है कि कितना परसेंटेज है। ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, जहां पर हमें ट्रेंड्स को देखना होगा, या फिर मेंस के अंदर मान लो आपका क्वेश्चन आता है ना, वहां पर आप इस डेटा को जरूर कोट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा बता भी दूंगा, बट मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है PW ओनली IAS ऑफिशियल, अब वहां पर जाकर ना आप इस PDF को डाउनलोड जरूर कर लेना और एक बार खुद रीड जरूर कर लेना, क्योंकि नंबर्स कई बार भूल जाते हैं। पर अगर हमने एक बार खुद अपने एंड पे पढ़ लिया होगा ना, यू विल रियलाइज कि यार हाँ, हम इन चीजों को कहीं ना कहीं याद कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ऐसा बताया जा रहा है कि FY 2024 के अंदर ये नंबर कहीं ना कहीं हमें 2% ऑफ GDP के आसपास जो था, उसके अंदर कम होते हुए 1% ऑफ GDP के आसपास आ जाएगा।
बेरोजगारी दर की बात करें तो उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये बेरोजगारी दर आज से 5 साल पहले लगभग 6.1% थी, पर अब वो बेरोजगारी दर घट के लगभग 3.2% हो चुकी है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके ग्रॉस एनपीएस की, तो ये 2018 के आसपास ना एक बहुत ही हाई लेवल 11.2% ऑफ ग्रॉस एडवांसेस थे, पर वहां से हमने एक अच्छा काम किया है और अब यहां पर भी गिरावट होते हुए सितंबर 2023 के हिसाब से 3.2% हो चुका है। देखो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कल मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास में भी डिस्कस किए थे, आप उसको भी देख सकते हो, वहां पर भी ये नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बाकी अगर आप बात करो, देखो अब यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन की तो बात ही क्या करें, ठीक है ना। आप नोटिस कर पाओगे कि FY24 यानी कि 2024 के अंदर लगभग 13-14 हजार करोड़ के आसपास का ना इतनी वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है। 13-14 हजार करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, एक साल के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस का। बाकी अगर हम बात करें जीएसटी कलेक्शंस यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। मंथली ऑन एन एवरेज अब हम 1.7 लाख करोड़, ठीक है, 1,70,000 करोड़ के आसपास हम जीएसटी कलेक्शन ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस के ऊपर जीएसटी कलेक्शन आ रहा है। इतना पैसा सरकार के पास आएगा तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार खर्च भी कर पाएगी। इन्फ्लेशन की बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में भी एक कमी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट होता है ना 2 से 6% के बीच में रखना, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैनेज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी टैक्सेशन रिफॉर्म सरकार की तरफ बहुत सारे लेकर आए गए, और निर्मला सीतारमण जी ने यह भी बोला कि हमारे जो रिटर्न फाइलर्स थे उनमें यहाँ पर 2.4 टाइम्स बढ़ोतरी हुई है, और जो डायरेक्ट टैक्स हम कलेक्शन करते हैं ना वो ट्रिपल्ड हो गया इन द लास्ट 10 ईयर्स। समझ पा रहे हो, तो काफी एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी रिफंड की जो प्रक्रिया थी पहले, उसमें लगभग आज से 10 साल पहले लगभग 3 महीने लगते थे, अब उस टाइम को हमने कम करके लगभग 10 दिन कर दिया है, तो यानी कि रिफंड आपको 10 दिन में मिल जाएगा। तो ये सारी जो बेनिफिट्स थे ना उसके माध्यम से अब लोग भी ज्यादा आ रहे हैं, लोग भी चाहते हैं कहीं ना कहीं अपना टैक्स फाइल करें। तो ये सारी चीजों ने अकॉर्डिंगली सरकार को बेनिफिट किया है, और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी यहाँ पे बेनिफिट इसके यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी पूरी दुनिया भर का जीएसटी के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिलता है। इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने भी जीएसटी को लार्जली पॉजिटिव ही बताया है। एंड कहीं ना कहीं जो सारी चीजें थी ना, आपका इंपोर्ट रिलीज टाइम, मान लो आपका पोर्ट के ऊपर सामान आ गया तो वो टाइम भी कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली है। तो ये सब अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो अगर मैं बात करता हूँ ना टैक्सेशन की, जिसके ऊपर सब लोगों की अक्सर नजर रहती है कि भैया टैक्स के अंदर क्या बदलाव आया, द आंसर इज यहाँ पर कुछ खास कोई बदलाव नहीं आया है। देखो अगर मैं बात करूं जो टैक्स रेट्स की ना, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे वहां पर सेम टैक्स रेट को रखा गया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होगा वो 22% होगा फॉर द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज, और 15% होगा जो आपकी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होगी उनके लिए। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो वहां पर आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है अंडर द न्यू डायरेक्ट टैक्स रिजीम। तो ये तो पॉइंटर्स सेम ही है लास्ट ईयर की तरह ही। अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज विथड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये है ना, देखो कई बार पता क्या होता है, कई बार ना एक बंदा है मान लो, ठीक है, अब इसने बोला कि भाई मेरा टैक्स इतना बनता है, सरकार बोल रही है कि नहीं तुम्हारा टैक्स ज्यादा बनता है। तो कई बार पता क्या होता है, इस तरह से कुछ ना डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि भाई तुम्हारा तो टैक्स ज्यादा बनता है, वो कह रहा नहीं कम बन रहा है। तो इस तरह से कई बार पता क्या हुआ, बहुत लंबे लंबे हमारे ये मुद्दे खिंच गए हैं। यानी कि ऐसा देखा गया है कि ये भाई साहब को लगता है मेरा टैक्स कम बन रहा है, पर सरकार बोली नहीं ज्यादा बन रहा है, तो मुद्दा इतना लंबा खिंच गया कि यहाँ पे साल लग गए। इवन ऐसा देखा गया है ना कि 1962 तक के भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं, कि इतने पुराने पुराने भी यहाँ पे हमें हैं। तो यहाँ पर ना फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यहाँ पे एक स्कीम बताई है कि जहां पर अगर आपका कुछ ऐसा कुछ डिस्प्यूट था, अगर मान लो 25,000 तक का कुछ है डिस्प्यूट, अगर वो 2009-10 से पहले का डिस्प्यूट है तो भाई उसको हम माफ कर रहे हैं। ये इतना लंबे लंबे केस नहीं चलेंगे, मतलब कि इतने 15-20-25 साल हो गए हैं, मतलब ठीक है ना, तो ये कोई सेंस नहीं बनती इस तरह की। तो उन सभी चीजों को हमने वेव ऑफ कर लिया। 2009-10 तक के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं डायरेक्ट टैक्स डिमांड के अप टू वैल्यू ऑफ 25,000, उनको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। अगर नहीं दिया था ना आपने आज से 20 साल वाले टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आपको पूछेगा, पर वो अमाउंट 25,000 से कम होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो 2011 से 2015 के बीच में जो हुए हैं, वहां पर अगर आपका टैक्स डिस्प्यूट 10,000 रुपए तक का है, तब उनको भी बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया गया कि चलो ठीक है यार, माफ किया गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। तो यानी कि ना 8 में से हर एक टैक्स पेयर्स को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करने जा रहा है। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स वगैरह थे वो कहीं ना कहीं काफी कम हो जाएंगे, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी टैक्सेशन को कंटिन्यू रखा गया, जो भी बेनिफिट्स थे आपके स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टमेंट जो किसी ने करी हो, उनको 1 साल और के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना ये वाला ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 1 रुपया आखिर कहाँ कहाँ से आ रहा है,
तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि अगर सरकार के पास 1 रुपया आ रहा है, उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट पता क्या है? उधारी। सरकार 28% यहाँ पे उधार लेती है। उस मतलब अगर 1 रुपया सरकार के पास आया ना, उस 1 रुपये में से 28 पैसे तो सरकार ने उधार से कमाए हैं। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो, इनकम टैक्स 19 पैसे सरकार को इनकम टैक्स के रूप में सरकार तक पहुंचे हैं। बाकी जीएसटी के माध्यम से सरकार को 18 पैसे पहुंचे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स की मदद से 17 पैसे पहुंचे हैं। तो ये 4 कंपोनेंट सबसे बड़े कंपोनेंट हैं। बाकी इसके अलावा और भी देख पाओगे, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हो गया, कस्टम्स हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, आपके नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको मतलब ये सारे कंपोनेंट्स बनते हैं जिससे रुपये आता है सरकार के पास। उसी तरह से अगर मान लो सरकार के पास 1 रुपया है तो सरकार कहां कहां पे खर्च करती है? देखो सरकार यहाँ पर ना 2 मेजर चीजें हैं। एक तो है कि सरकार को जो उधार ले रखा है सरकार ने, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो 1 रुपया अगर सरकार के पास आया ना, तो भैया 20 पैसे तो सरकार के यहीं चले गए। उसके साथ में ही स्टेट को जो शेयर होता है टैक्स एंड ड्यूटीज का, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देना पड़ता है, तो 20 पैसे वहां चले गए। बाकी सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम्स, ऐसी स्कीम जहां पूरा का पूरा पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उनको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो 16 पैसे वहां लग गए। उसी तरह से कुछ होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, ये वो स्कीम होती है जहां कुछ पैसा सेंटर की तरफ से, कुछ पैसा स्टेट की तरफ से आता है, तो 8 पैसे वहां चले गए। बाकी डिफेंस के ऊपर 8 पैसे खर्च हो रहे हैं, सब्सिडीज के ऊपर 6 पैसे, अदर एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो, फाइनेंस क्वेश्चन का भी आप परसेंटेज देख सकते हो। पर आपको ना यहाँ पे एटलीस्ट जो टॉप के 3-4 हैं कि कहां पे रुपया जा रहा है और कहां से रुपया आ रहा है, ये टॉप के 3-4 आपको पता होने चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं एमसीक्यूज के अंदर इसको ठीक कर पाओ। बाकी यहाँ पर ना देखो कौन सी मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा मिला, ये यहाँ पर सारा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.2 लाख करोड़ मिला, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.78 लाख करोड़ मिला। इस तरह से आप देख सकते हो, इतना देखो यूपीएससी पूछता नहीं है, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसी तरह से अगर आप नोटिस करो, एमजी नरेगा के अंदर जो एलोकेशन था वो बढ़ गया है, 60,000 करोड़ से बढ़ाकर हमने इसको 86,000 करोड़ कर दिया है। आयुष्मान भारत के अंदर भी हमें हल्का सा इंक्रीज देखने को मिला है। पीएलआई स्कीम में भी हमने बेनिफिट्स यहाँ पे इंक्रीज किए हैं। सोलर पावर के अंदर भी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो ये कुछ जो मिशन है ना, इनको कितना कितना एलोकेट किया गया, नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, पर आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और अगर हम बात करें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट कितनी है, कैपिटल रिसीट्स कितनी है, देखो अगर आपको इनका मतलब ना पता, तो कल ना हमारे इसी चैनल के ऊपर ओनली एस एक्सटेंडेड के ऊपर एक वीडियो आया था, जहां पर इन सबका टर्म्स का मतलब बताया गया था कि अभी रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है। तो आप देखोगे जो 2024-25 के बजट एस्टिमेट्स है ना, उसके अंदर हम रेवेन्यू रिसीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 30 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो अच्छी बात है अगर हमारी रिसीट्स यहाँ पे बढ़ रही हैं। और जो 2023-24 के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे ना, वो कितने बताए जा रहे हैं? वो 27 लाख करोड़ यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो सरकार को यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट मिल रहा है। कैपिटल रिसीट की बात करें तो यहाँ पर एक सरकार को एक रिडक्शन देखने को मिलेगी 2024-25 के अंदर। एक्चुअली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये पूछे जाते हैं कि क्या कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है रिसीट्स या कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो ये नंबर्स का एक बेसिक आइडिया रखो, प्लस एट द सेम टाइम क्या ट्रेंड बन पा रहा है वो भी देखो यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम बात करें सरकार का खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला खर्चा, वहां पर भी एक इंक्रीज हर साल हमें पिछले 3 साल में देखने को मिल रहा है। यानी कि 2022-23 के जो एक्चुअल्स, 2023-24 जो पिछले साल हमने बजट एक्सपेक्ट किया था, और 23-24 की जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसमें हल्का सा बदलाव है, और अगले साल 24-25 के लिए हम एक्सपेक्ट करें ये और बढ़ेगा। ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय हो सकता है, क्योंकि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे फॉर एग्जांपल सरकार अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह दे रही है, वो बढ़ रहा है यहाँ पे। ये बढ़ना ठीक है, बट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ना हमारे फिर डेफिसिट उससे बढ़ जाता है। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आप यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे देख पाओगे। तो अगर आप ओवरऑल बात करूं तो रेवेन्यू शिफ्ट्स हमारे कितने हैं? 30 लाख करोड़ के आसपास। ये पिछले एक्सपेक्टेड से ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, जो कि दिखाता है कि इकोनॉमी की फॉर्मुलाइजेशन हुई है और एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। एस्टिमेट अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट का, वो 5.8% रहने वाला है इस साल का, और अगले साल में एक्सपेक्ट करेंगे इसको और कम कर देंगे 5.1%। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो घाटा है ना, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें, अगर हम उसमें बोरिंग्स को हटा दें तो वो कितना है? 30 लाख करोड़। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें टोटल खर्चे की, वो 47.66 लाख करोड़ देखने को मिल जाएगा। और टैक्स रिसीट्स कितनी होंगी यहाँ पे? 26 लाख करोड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए। बाकी कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।